हेलो दोस्तों, एन प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं नवदीप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर 5th स्टेट ऑफ मैटर, जो कि हमारा पहला वीडियो है। आज हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और यहाँ बिल्कुल डिटेल में जाएंगे। एक एक की पॉइंट को भी हम बताएंगे, बिल्कुल एक्स्ट्रा निचोड़ के पूरा बोर्ड पे रख देंगे हम इसको। आप इसलिए आप बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो स्टेट ऑफ मैटर को स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल भी फिक्र नहीं कीजिए आप। बिल्कुल एक एक पॉइंट को हम बताएंगे, मैटर से लेके इसमें जो जो चीजें हो रही हैं, जितनी भी चीजें, जितने भी पॉइंट बनेंगे, उन सारे पॉइंटों को हम बोर्ड पे बिल्कुल उतार देंगे। आप लोगों को करना क्या है, बस ये शॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है और इसको अपने की नोट्स बनाने हैं, जैसे भी आपको, जैसा भी आपको सही लगे। एक बार में जितनी बार वीडियो सुनेंगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। उसके बाद क्या होगा, स्टेट ऑफ मैटर को जब एक्सप्लेन कर लेंगे, उसके बाद जब इसके सारे टॉपिक हो जाएंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी हम लगवाएंगे, क्योंकि इसमें जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एनसीईआरटी सॉल्यूशन की बहुत 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 अच्छी दे रखी है। अगर इसको लगा डालोगे तो स्टेट ऑफ मैटर की शायद ये कोई क्वेरी रह जाए आपकी। इसलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं एन प्लस एकेडमी के। एन प्लस एकेडमी का पहला वीडियो है, जो कि अभी मैंने कल जो किया था पोस्ट, उसके बाद का पहला वीडियो है। और स्टेट ऑफ मैटर का ये फर्स्ट लेक्चर है, जो कि आज कोशिश की जाएगी इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम करने की। उसके बाद हम देखते हैं ये कितने लेक्चरों में डिवाइड होता है, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है और काफी डिटेल में भी इसको पढ़ना है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं हूं नवनीत। स्टेट ऑफ मैटर को शुरू कर रहे हैं। क्लास 11th का चैप्टर है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। दोस्तों बेसिकली तो हम लोग जानते ही हैं कि मैटर जो होता है, 9th क्लास से पढ़ते आए हैं, 9th क्लास से हम लोगों ने पढ़ा है। मैटर जो है वो एवरीथिंग, जितने भी सबस्टेंस है हमारे आसपास, जितने भी सबस्टेंस है जिसके अंदर मास है, जिसके अंदर वॉल्यूम है, जो कि स्पेस को ऑक्युपाई करे, यही मैटर होता है। ये 9th से पढ़ते आए हैं, 9th से भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। मैटर क्या है, एनी सबस्टेंस ऑक्युपाइंग स्पेस, जिस स्पेस को ऑक्युपाई करे, पजेसेस मास, जो मास को रखे। तीसरा वॉल्यूम हो, जिसके पास जो वॉल्यूम होगा तो वो स्पेस को ऑक्युपाई ऑटोमेटिक करेगा। तो हम मैटर की डेफिनेशन में नहीं जाते, वो तो मैंने जल्दी लिख दिया, एक जनरल छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने के लिए कि हाँ ये होता है। जनरली तो बेसिकली देखा जाए तो मैटर जो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम लोगों ने पढ़ रखा है, कई बार पढ़ रखा है कि ये डेफिनेट शेप होता है, क्या डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ये साइज सेम होता है, ये सब मतलब इन चीजों को हम लोगों ने बहुत बेसिक पढ़ रखा है। आज हम सॉलिड को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, देखते हैं। एक चीज और बतानी थी, सॉलिड स्टेट एक चैप्टर 12th में भी है, इसको हम 12th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसको सॉलिड स्टेट को 12th के चैप्टर में बहुत डिटेल पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। तो अभी तो यहाँ पे सॉलिड की केवल जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे वहां। तो सॉलिड स्टेट के बारे में बेसिकली हम लोगों को क्या पढ़ रखा है, यही कि सॉलिड जो होता है डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लेकिन यहाँ पे चर्चा थोड़ी अलग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 11th के स्टैंडर्ड का हमें पढ़ना है और 11th में हम केमिस्ट्री में ये स्टेट ऑफ मैटर पढ़ क्यों रहे हैं, मैं आपको फिर से बता दूं। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जनरली है क्यों। अगर हम बोले मैटर की स्टेट ये 3 हो क्यों रही है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये क्यों हो रही है, इसके पीछे इस चैप्टर में चर्चा की जाएगी। उसके बाद गैसियस के बारे में भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल हम सॉलिड देखते हैं, इसमें क्या क्या स्टडी करना वो देखते हैं। सॉलिड के बारे में देखते हैं। सॉलिड जैसा कि हम जानते हैं, नाम से ही लग रहा है, कोई भी सॉलिड बॉडी ले लो, उसके बीच के जितने भी मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे, तभी वो सॉलिड होगा। मतलब इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो आसपास, इतने पास होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे कि उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होगी। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि यहाँ पे हम बात करें, अगर ये सॉलिड है हमारा, ये सॉलिड है, इसके अंदर जो पार्टिकल है, ये एटम है या मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस, या फिर ये कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है, वो तुम्हारी 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं, नेगेटिव में डिस्टेंस है, पावर नेगेटिव में, ये कितने ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, आप खुद अंदाजा लगाइए इस बारे में। अब दूसरी चीज क्या है,
इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जब 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये इतने क्लोजली पैक हैं। ये क्यों है? क्योंकि अगर मान के चलो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल बी है, इनके बीच की डिस्टेंस 10 टू पावर माइनस 8 है, यानी कि ये इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक अट्रैक्शन फोर्स है जो इनको बांध के रखा है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। यानी कि सेकंड पॉइंट क्या हो गया सॉलिड स्टेट का, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है काफी हाई होता है। ये कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है इसके अंदर, सॉलिड के अंदर। दूसरा, अब आपको बात करी जाए, अगर हमने ये बताया, पहला तो ये बता दिया इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होती है, इंटरमॉलिक्यूलर जब डिस्टेंस कम होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? डेंसिटी। अगर हम बात करें इसकी, इसके मॉलिक्यूल इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंस सिंपली अगर हम कह दें किसी एक क्लासरूम में ही ले लें, किसी क्लासरूम में अगर हम बोले कि बच्चे ज्यादा है तो हम कहेंगे डेंसिटी ज्यादा है, सीधी सिंपल सी बात है। मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास है तो सीधे बोलेंगे डेंसिटी कैसी है इसकी? हाई है, सिंपल सी बात है। यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाई, याद रखिए दोस्तों, डेंसिटी कैसी है? हाई है। दूसरा, तीसरा पॉइंट, इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। अगर हम आपको बताएं, ये इस टाइप में अरेंज होते हैं, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रिस्टल फॉर्म में अरेंज होते हैं और इनके बीच में इस टाइप का एक क्यूब बना होता है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल इन क्रिस्टल लैटिस आर फिक्स। यानी कि अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल है, एक यहाँ मॉलिक्यूल है, ये यहाँ मॉलिक्यूल है, यहाँ मॉलिक्यूल है, तो ये इनका जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो कैसा होता है? फिक्स होता है। एटम कोई भी इधर उधर वेरिएट नहीं करता है। ठीक। तीसरा पॉइंट बात करें, सॉलिड डू नॉट हैव ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। मतलब सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर कोई भी मोशन नहीं होता है। मोशन का मतलब कोई रोटेटरी मोशन नहीं होता। याद रखिए दोस्तों, ये चीजें आपके लिए नहीं होगी कि रोटेटरी मोशन इन सॉलिड्स के अंदर नहीं होता है, केवल और केवल वाइब्रेटिंग मोशन होता है। इस चीज को याद रखिए, वाइब्रेटिंग मोशन होता है, ना कि रोटेटरी ना ट्रांसलेटरी मोशन। इस पे हम चर्चा अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट जब इस चैप्टर आएगा, ऑसिलेशन एक चैप्टर आएगा, उस पे हम बात करेंगे, तब इस पे चर्चा करेंगे कौन से मोशन होते हैं। फिलहाल इतना समझिए, सॉलिड के अंदर कोई ना ट्रांसलेटरी मोशन होता है या रोटेटरी मोशन, ओनली ऑन वाइब्रेटिंग मोशन होता है। तो सॉलिड के बारे में हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और हम बात करते हैं सॉलिड के बारे में। 3 से 4 पॉइंट हो गए, अच्छे पॉइंट है ये, काफी अच्छे हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल। आपको पता होगा जब मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं तो उनके अंदर जो एनर्जी होती है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ये बात तो आप जानते ही हो। यानी कि हम अगर 5th पॉइंट बनाए तो क्या होगा? मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड possesses लीस्ट एनर्जी, यानी कि इसके अंदर जो एनर्जी की वैल्यू होगी बहुत ज्यादा कम होगी। किसमें? सॉलिड्स में। क्यों? एनर्जी कम है तभी तो ये सॉलिड है। अगर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होती तो आप खुद अंदाजा लगाइए, ये क्लोजली पैक्ड होते, ये मोशन करके कहीं ना कहीं मूव हो जाते, और जब मूव हो जाते तो ये सॉलिड नहीं होते। तो यहाँ हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड पोजेसेस लीस्ट एनर्जी। लीस्ट मतलब बहुत ना के बराबर एनर्जी। नेक्स्ट आते हैं, ये पॉइंट तो आपको बच्चों वाला है, जो 9th सेक्शन से पढ़ते चले आए हैं। सॉलिड है बोथ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, तो सबको ही मालूम है सॉलिड है। हाँ, एक चीज और अच्छा पॉइंट है ये, सॉलिड है लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन। ये पॉइंट अच्छा है। लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर हम सॉलिड को चाहें कि कंप्रेस कर दें, नहीं होगा। यानी कि सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है? लीस्ट मतलब होगा बहुत ना के बराबर, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा कम होगा। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड का जो एक्सपेंशन होगा वो भी बहुत 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 कम होगा। इसलिए हम कह सकते हैं सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी भी लीस्ट होती है और थर्मल एक्सपेंशन भी लीस्ट होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे आसपास कई सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो कि सॉलिड के हैं। जैसे कि
हाँ मैंने लिखे हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल, जैसे कि आयरन Fe, सॉल्ट, सिल्वर, चेयर, टेबल, ये सब क्या है, ये सब सॉलिड के फॉर्म में ही होते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये 5 से 7 पॉइंट है जो मैंने निकाले हैं, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा एक भी पॉइंट नहीं है। और अब हम बात करेंगे जाके सॉलिड के बाद लिक्विड स्टेट पे। अब हम चालू कर रहे हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। जैसा कि हमने अभी बताया था कि सॉलिड स्टेट के बारे में जो प्रॉपर्टी थी, जो भी कैरेक्टरिस्टिक थी, थोड़ी हमने बता दी थी। अब हम लिक्विड के बारे में थोड़ी जनरल आइडिया लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे गैसियस पे और फिर चलेंगे मेन टॉपिक जो स्टेट ऑफ मैटर का है। देखते हैं क्या है। हमने बताया था जनरली मैटर 3 स्टेट में होता है, सॉलिड हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। लिक्विड में क्या होता है, हमने बोला था आपसे, लिक्विड सॉलिड में आपका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें, मॉलिक्यूल आर लेस क्लोजली पैक्ड, मतलब अगर हम सॉलिड के कंपैरिजन में बात करें तो मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड कंपेयर टू सॉलिड। केवल इतना समझिए, ये सॉलिड के कंपैरिजन में कम क्लोजली पैक होते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इंटरमॉलिक्यूलर की, ये कैसी होती है, ग्रेटर होती है, यानी कि ज्यादा होती है। किससे, सॉलिड से। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है, ये वाली जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है, ये कैसी होती है, ग्रेटर होती है। ग्रेटर डिस्टेंस कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा होती है। उसमें तो 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर होती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा पास होते थे। नेक्स्ट, अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जब इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू भी कम होगी कंपेयर टू सॉलिड। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसका कैसा होगा, कमजोर होगा। किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। देखिए दोस्तों, इसमें बार बार एक ही चीज बार बार आ रही है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, ये टॉपिक आगे चल के बड़ा होने वाला है, एक्सप्लेन करेंगे इसको, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्या है, अगर हम बात करें सॉलिड की, सॉलिड में क्या था, डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई थी। डेंसिटी हाई का मतलब क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड मतलब बहुत पास मतलब डेंसिटी हाई। यहाँ पे क्या बोला गया है, दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस जब ज्यादा है तो डेंसिटी भी इनकी कम हो गई, सीधी सी बात। यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लोअर देन सॉलिड बट हायर देन गैस। यहां गलती से लिख दिया, ठीक, याद रखिएगा। डेंसिटी लिक्विड की सॉलिड से कम होती है बट गैस से थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों, गैस के तो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा एक्सपेंड होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो उसके अंदर ना के बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड हैव ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मतलब कि अगर बात करें सॉलिड की बात करें तो यहाँ पे मॉलिक्यूल कैसे थे, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड थे, कहीं मूव हो ही नहीं पा रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के मॉलिक्यूल को थोड़ी आजादी मिल गई और वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूवमेंट के लिए तैयार हो गए। और मूवमेंट के लिए तैयार हो गए तो इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड हैव ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब कि वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे भी मूव कर सकते हैं, जो कि सॉलिड नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट, दे हैव सम, जैसा कि हमने बताया था सॉलिड में ना तो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता, उसमें केवल वाइब्रेटिंग मोशन होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, दे हैव सम ट्रांसलेटरी रोटेटरी मोशन, यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन भी रखते हैं, वाइब्रेटिंग तो है इसके अंदर। नेक्स्ट, अंतर समझना, एक दूसरे को लिंक करके समझना, ना आए तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, लेकिन पॉइंट सारे क्लियर करना। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड है हायर एनर्जी, मैंने क्या बताया था, लिक्विड के केस सॉलिड के केस में जो एनर्जी होती है बहुत ज्यादा लीस्ट होती है, यानी कि एनर्जी ना के बराबर होती है, तभी तो जैसे वो क्लोजली पैक हो पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड की, इनके पास एनर्जी कंपैरिजन टू सॉलिड ज्यादा होती है, यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड हैव हायर एनर्जी देन सॉलिड, सॉलिड से इनके पास ज्यादा एनर्जी होती है, तभी तो वो मूवमेंट कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आप खुद लॉजिक लगाइए, जो मूवमेंट कर रहा है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, यानी कि इनके पास एनर्जी है, और एनर्जी है तो मूवमेंट है, और मूवमेंट है तो इसका मतलब इनके पास एनर्जी कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनका शेप डेफिनेट नहीं होता है, डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट
वॉल्यूम डेफिनेट होता है। अगर हम लिक्विड की बात करें 1 लीटर अगर कोई भी लिक्विड है तो 1 लीटर ही रहेगा, वॉल्यूम उसका 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन जिस कंटेनर में डालेंगे उसका शेप चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने अभी बात की थी सॉलिड की, जो कि लीस्ट कंप्रेसिबल होता है, ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी होती नहीं, दबता नहीं है वो। लेकिन इसकी बात करें लिक्विड हैव स्लाइटली हायर कंप्रेसिबिलिटी टू सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा हाईली कंप्रेसिबल होता है, लेकिन गैसियस से कम होता है। अगर हम बात करें थर्मल एक्सपेंशन की, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम इसको हीट दें तो ये कहां तक एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड मतलब कहां तक फैलेगी ये, तो इसकी थर्मल एक्सपेंशन इसकी ज्यादा होती है किससे, सॉलिड से। क्यों, सॉलिड की थर्मल एक्सपेंशन जो थी बिल्कुल लीस्ट थी, उसके कंपैरिजन में इसकी कंप्रेसिबिलिटी और थर्मल एक्सपेंशन उससे ज्यादा होती है। हाँ दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गैसेस स्टेट। दोनों को हमने थोड़ा थोड़ा बता दिया, जनरल आइडिया दे दिया, आपको पढ़ रखा था पहले आप लोगों ने, लेकिन फिर भी हमने इसलिए बताया क्योंकि इस चैप्टर में स्टेट ऑफ मैटर में हमें सबसे ज्यादा जो स्टडी करनी है वो किस पर करनी है, मैटर की स्टेट किस लिए सॉलिड लिक्विड गैस होती है, इसके पीछे रीजन देखना है स्टार्टिंग में फिलहाल तो। उसके बाद ये देखेंगे गैसेस स्टेट के बारे में इस चैप्टर में काफी चर्चा की जाएगी, वो हम देखेंगे, गैसेस लॉ वगैरह भी पढ़ेंगे। बस अब ये बेसिक टॉपिक खत्म ही है, इसके बाद हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से स्टार्ट होगा या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दोनों की बात करेंगे। तो अभी चलते हैं लिक्विड गैसेस स्टेट क्या होता है। अभी हमने बताया लिक्विड के बारे में इससे पहले चर्चा की थी। लिक्विड के बीच में अगर हम देखें तो लिक्विड के बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा होती है। ठीक है, हमने क्या बताया, लिक्विड के बीच में जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा होती है। लेकिन गैसेस की बात करें तो मॉलिक्यूल्स आर सफिशिएंटली अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, मतलब कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से काफी दूरी बना के रखता है, और वो जो दूरी होती है वो 10 टू पावर -7 से 10 टू पावर -5 सेंटीमीटर के बीच भी होती है, यानी कि इनके बीच में वेरी करती है। यानी कि ये है क्या, इसका मतलब ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है, जो गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 टू पावर -7 से 10 टू पावर -5 सेंटीमीटर के बीच वेरी करती है। दूसरा, अब आपसे पहले बता दिया कि इंटरमॉलिक्यूलर जब डिस्टेंस ज्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नेग्लिजिबल होगा। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई पार्टिकल एक पार्टिकल से डिस्टेंस ज्यादा बनाएगा तो इनके बीच में फोर्स का आएगा, कोई फोर्स नहीं होगा, और कोई फोर्स नहीं होगा यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है, ना के बराबर, एक तरह जीरो ही कह सकते हैं, ना के बराबर होता है। अब हम बात करें गैसियस की बात कर रहे हैं। गैसियस में हमने आपको ये तो बता ही दिया है कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है, यानी कि इनकी जो डेंसिटी होती है वो भी काफी ज्यादा कम होती है, यानी कि लोअर डेंसिटी होती है। अगर हम दिखाएं डेंसिटी लोअर होती है, काफी कम होती है। सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन अगर की जाए तो सबसे ज्यादा डेंसिटी जो कम होती है वो किसकी होती है, गैसियस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैव लार्ज रोटेटरी मोशन। हमने बताया था रोटेटरी मोशन देखिए सॉलिड में नहीं होता है, लिक्विड में कुछ कंपेयर टू सॉलिड होता है कुछ, उसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन उसमें होता है, लिक्विड में कंपैरिजन में, सॉलिड में तो होता ही नहीं है रोटेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन, लेकिन लिक्विड में कंपैरिजन सॉलिड के कंपैरिजन ज्यादा होता है, लेकिन गैसियस के केस में ये सबसे ज्यादा होता है। यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस हैव लार्ज रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन और वाइब्रेटिंग मोशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, याद रखिए दोस्तों ये चीजें टर्म जो हैं, ये टर्म जो होते हैं इनको याद रखिएगा, बाकी चीजें एक दूसरे से लिंक कीजिए, याद रहेगा अपने आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की, सॉलिड की एनर्जी कैसी थी, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लीस्ट, लिक्विड की उससे ज्यादा, गैसियस की तो भाई आप ऐसा समझ लो खुले आम घूमते हैं, खुले घूमते हैं एकदम, मतलब कि सॉलिड के कंपैरिजन में या फिर लिक्विड के कंपैरिजन में या गैसियस जो है उनके मॉलिक्यूल्स खुले घूमते हैं, मतलब में जो होती है उनकी जो एनर्जी होती है मोस्ट एनर्जेटिक होते हैं। मोस्ट एनर्जेटिक का मतलब एनर्जी इतनी होती है कि वो एक जगह टिक ही नहीं पाते, तो टिके नहीं पाएंगे तो वो इधर उधर मूवमेंट करेंगे, ओपनली मूवमेंट करेंगे, अगर उसको किसी कंटेनर में रखेंगे तो वो उसके अंदर रहेंगे। नेक्स्ट एनर्जी सबसे ज्यादा। नेक्स्ट नाइदर डेफिनेट शेप, उनका शेप
नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अगर हम बात करें गैस की, गैस को अगर हम किसी सिलेंडर में फिलअप करते हैं तो वो उसी का शेप ले लेता है। कोई उसका अगर वहां से वो गैस लीक हो जाए तो पूरे कमरे में, पूरे घर में एक्सपेंड हो जाती है। यानी कि ना तो शेप होता है ना वॉल्यूम होता है उसका ज्यादा, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है उसमें। वाटर के केस में, लिक्विड के केस में वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। बस एक चीज है जो इसकी सबसे ज्यादा हाई होती है, वो होती है कंप्रेसिबिलिटी। हालांकि हाई तो काफी चीजें होती हैं, मूवमेंट भी सबसे ज्यादा होता है, अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, सफिशिएंट अपार्ट होता है, दूरी बहुत होती है, और रोटेटरी मोशन ये भी इसका ज्यादा होता है। लेकिन जो कैसे जानी जाती है, वो जानी जाती है किसकी सबसे ज्यादा? कंप्रेसिबिलिटी के केस में। यानी कि अगर हम गैसियस के मॉलिक्यूल की बात करें तो सबसे ज्यादा इसको दबाया जा सकता है, यानी प्रेशराइज किया जा सकता है। यानी कि कंप्रेसिबिलिटी जो होती है इसकी सबसे ज्यादा होती है सॉलिड और लिक्विड के केस में। और जब कंप्रेसिबिलिटी होती है तो थर्मल एक्सपेंशन भी होता है। यानी कि हायर कंप्रेसिबिलिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन, तीनों में अंतर समझिए। सॉलिड में लोअर कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी कंपेयर टू सॉलिड, गैसेस में हायर कंप्रेसिबिलिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हमारा बेसिक टॉपिक खत्म हो चुका है सॉलिड लिक्विड गैस का। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर इसमें भी कोई चीज समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, हम उसको फिर से बताएंगे। दूसरी चीज, ये बेसिक चीज थी, ये हमें पहले से आनी चाहिए थी, लेकिन मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है क्योंकि कि कुछ बच्चों ने बोला था सर बिल्कुल स्टार्टिंग से कीजिए, तो मैंने बिल्कुल ही स्टार्टिंग से कर दिया। अब जो नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो टॉपिक इसी का है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा होगी, मैंने फिर से बता दे रहा हूं, फिर से वही चीज बोल रहा हूं, जो सॉलिड लिक्विड गैस है इनकी स्टेट कौन डिफाइन करता है उस पे चर्चा होगी इसके बाद, मतलब इस बेसिक नॉलेज के बाद। नेक्स्ट में हम लोग पहुंचते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, तो अभी तक तो था बेसिक टॉपिक जो हमारा चल रहा था सॉलिड लिक्विड गैस। अब हम चलेंगे इसका जो स्टेट ऑफ मैटर का जो क्लास 11 का जो मेन मोटिव है पढ़ाने का, वो मेन मोटिव क्या है वो अब आता है। उसको हम देखेंगे क्या है स्टेट ऑफ मैटर। जैसे कि मैंने बताया था कि सॉलिड लिक्विड गैस होता है, तो सॉलिड लिक्विड गैस जो होता है वो क्यों होता है, वो डिफाइन करते कुछ फैक्टर। कौन फैक्टर डिफाइन करते वो देखते हैं। फैक्टर गवर्निंग द स्टेट ऑफ मैटर, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो स्टेट ऑफ मैटर को बताते हैं, यानी कि डिसाइडिंग द रोल ऑफ, या लिख दिया मैंने, डिसाइडिंग द स्टेट ऑफ मैटर। कौन डिसाइड करता है? दो चीजें डिसाइड करती हैं। कौन करता है? देखिए ध्यान से, ये मैंने एक सॉलिड बता दिया, ऐसा सब ये समझ लीजिए एक मैटर है, ये इसको सॉलिड समझ लो। सॉलिड समझ लेते हैं इसको हम थोड़ी देर के लिए। तो सॉलिड समझते हैं। सॉलिड के अंदर क्या है, काफी सारे मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने एक मॉलिक्यूल्स ले लिया ए, एक मॉलिक्यूल्स ले लिया बी, ठीक। अगर मान लो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ले लिया एक ए, दूसरा ले लिया हमने बी, ये तो हमने डिस्टेंस दिखा दी, लेकिन ये डिस्टेंस इतनी नहीं होती है, वो समझाने के लिए मैंने बता दिया। दो मॉलिक्यूल्स ले लिए ए और बी, ठीक, क्लियर। मैंने क्या बोला, ये सॉलिड है, सॉलिड है, ये दिमाग में रखिएगा, मैं सॉलिड को बताने जा रहा हूँ। सॉलिड के बीच में यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, इनके बीच की जो डिस्टेंस बताई थी वो बताई थी 10⁻⁸ सेंटीमीटर, क्लियर है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। यानी कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि इनके बीच का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो कितना है, मैक्सिमम है, स्ट्रॉन्गेस्ट है या हाईएस्ट है, कुछ भी बोल सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कैसा है, हाईएस्ट है। आप खुद अंदाजा लगाइए, जब हाईएस्ट है यानी कि ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा है। इसका मतलब अगर अब यही बात अगर हम लिक्विड की करें, लिक्विड के केस में करें, ये सॉलिड का केस था, अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। गैसियस की बात करें तो उसमें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता ही नहीं है। यानी कि सॉलिड के केस में हाईएस्ट, लिक्विड के केस में कम, गैसियस के केस में बिल्कुल नहीं। यानी कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, अगर हम बात करें ये सॉलिड की है, सॉलिड की बात करें, सॉलिड से अगर हम लिक्विड की तरफ जाएं, ये सॉलिड है, ये लिक्विड की तरफ जाए, अगर हम लिक्विड की तरफ जाते हैं, लिक्विड में इसकी वैल्यू कैसी होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कम होती है। सॉलिड के केस में इसकी वैल्यू हाई होती है। हमने क्या बोला,
यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, सॉलिड के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई, लिक्विड के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कंपेयर टू दिस, एंड गैसियस के केस में और ज्यादा कम हो जाती है, डबल एरो मैंने लगा दिया, ठीक है। यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैसियस में उससे कम, ठीक। यानी कि हमने क्या बोला चैप्टर में, ये बोला स्टेट ऑफ मैटर कौन बता रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी। इंटरमोलिकुलर फोर्स जैसे जैसे कम हो रहा है स्टेट भी चेंज हो रही है। यहां हम अंदाजा लगा सकते हैं जैसे जैसे सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कम होती जाती है। यानी कि सॉलिड के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैस में उससे कम। यानी कि जैसे जैसे हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम किया गैसियस मैटर की स्टेट बदल गई। यही तो हम बताने वाले थे कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है कि स्टेट ऑफ मैटर क्यों होती है। यानी कि पहला रीजन हमें समझ में आ गया, इसका पहला रीजन है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा, अब सीधी सी बात है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है अट्रैक्शन फोर्स, दूसरा होता है रिपल्सन। अट्रैक्शन फोर्स सीधी सी बात है, खींचते हैं एक दूसरे को, यानी कि दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, उन्हें अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। रिपल्सन मतलब एक दूसरे को रिपेल करते हैं, फेंकते हैं एक दूसरे को। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये डिस्कवर्ड किया था वॉन डर बॉल ने। साइंटिस्ट का नाम है वॉन डर बॉल, याद रखिए। ये वॉन डर बॉल बहुत आने वाले हैं आगे, वॉन डर बॉल का गैस इक्वेशन भी आएगा, इनसे भी थोड़ा रिलेशन मिलेगा आगे चल के। अट्रैक्शन फोर्स जो है ये वॉन डर बॉल, इसी अट्रैक्शन फोर्स को इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे, वॉन डर बॉल के नाम पे रख दिया गया वॉन डर बॉल फोर्स। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जब वॉन डर बॉल फोर्स है यानी कि अगर ये सॉलिड है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, डेफिनेट सी बात है, लग रहा है। हो सकता है ये सॉलिड है, दूसरा गैस हो, तो उसमें भी मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे ये भी तो पता करना है भाई, ये भी तो पता करना है मॉलिक्यूल्स होंगे किस तरह के, वो हम बात करेंगे। अभी 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। यानी कि वॉन डर बॉल फोर्स को अभी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले रिपल्सन क्या होता है। रिपल्सन आपको पता ही है, रिपल्सन मींस एक दूसरे को फेंकना, दूर करना। तीसरा ये थर्मल एनर्जी, यहाँ तो हमने बता दिया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्टेट ऑफ मैटर गवर्न होती, पता चलता है कैसा है, सॉलिड, लिक्विड है, गैस। थर्मल एनर्जी की बात करें, थर्मल एनर्जी का मतलब ये होता है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में अगर मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का मूवमेंट होता है, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में मॉलिक्यूल्स या एटम का मूवमेंट होता है, यानी कि यहां पर लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम, इनको हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी बोलते हैं। यानी कि किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में हीट अराइज होती है ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स और एटम। मॉलिक्यूल्स और एटम के मूवमेंट से जो हीट अराइज होती है उसे थर्मल एनर्जी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, सॉरी मॉलिक्यूल्स का जितना ज्यादा मूवमेंट होगा वो भी स्टेट ऑफ मैटर को बताएगा। सिंपल सी बात है, स्टेट ऑफ मैटर में जितने ज्यादा मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का, और मूवमेंट होगा तो थर्मल एनर्जी जनरेट होगी, और जनरेट होगी तो ये दोनों फैक्टर ही तो बता रहे हैं कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है। यानी कि आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, थर्मल एनर्जी से, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और एटम से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एनर्जी अराइज हो रही है, उससे स्टेट ऑफ मैटर पता चलता है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स हम बात करें तो अट्रैक्शन फोर्स से भी पता चलता है कि इसकी स्टेट क्या है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो सॉलिड स्टेट है, इंटरमोलिकुलर फोर्स उससे कम है तो लिक्विड स्टेट है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है तो गैसियस स्टेट है। सिंपल सी बात। अब हम बात करेंगे किस पे, हमें सबसे ज्यादा जो चर्चा करनी है वो करनी है वॉन डर बॉल फोर्स पे। वॉन डर बॉल फोर्स के हम टाइप बताने वाले हैं, वॉन डर बॉल फोर्स के टाइप। उससे पहले हम कुछ आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में बताना चाह रहे हैं। आपने सुना होगा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं। मॉलिक्यूल्स आपने खूब सुने होंगे, एक होते हैं, अब हमने ये तो बता दिया ये अट्रैक्शन फोर्स होता है,
मॉलिक्यूल्स तो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक होते हैं पोलर और नॉन पोलर। यानी कि इसको शुरू करने से पहले हम आपको पोलर और नॉन पोलर बताने वाले हैं, ठीक। हाँ, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, हमने थोड़ा डिस्कस किया था, क्या बताया था कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो उसे वॉन डेर वाल फोर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वॉन डेर वाल ने उसकी डिस्कवरी की थी, उसको हमें पढ़ना है। अब देखिए वॉन डेर वाल फोर्स तो 4 तरीके के हैं, 5-6 तरीके के, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पढ़ने हैं 3 तरीके के बेसिकली। तो वैसे तो हम 5 या 6 तरीके के आपको बताएंगे। बेसिक कौन-कौन से हैं? डिस्पर्जन फोर्स, लंदन फोर्स, डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स एंड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक। अब आप सोच रहे हो ये कहां से ले आए सर, ये कहां से नई चीज आ गई, ये तो नई नहीं है एकदम, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जबकि ये तो, लेकिन इसको समझाने के लिए इसीलिए तो मैंने इसको साइड बनाया। इसको तो मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, करूंगा इसको एक्सप्लेन। इसको मैं बस जनरल इंट्रो बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि इसका वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा जाके। तो इस वजह से अभी मैं केवल इतना बताने जा रहा हूं ये है क्या, और इनके पीछे, इनको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझने पड़ेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, हमने यहाँ मॉलिक्यूल्स को एरो करके बता दिया। जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बेस पे जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है मॉलिक्यूल्स में, वो 2 तरीके से होती है। एक तो या तो हम ये कह दें इक्वली शेयर कर लें, यानी कि अगर हम बात करें, एक होता है पोलर मॉलिक्यूल, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ध्यान से समझिए, क्योंकि इनसे ही ये समझ में आएगा। अगर आपने ये नहीं समझा तो ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो सुनिए ध्यान से, हमने ये बताया था आपको कि जो सॉलिड होता है या लिक्विड होता है, गैस होता है, इनके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स तो भैया होते हैं, लेकिन इनके बीच में मॉलिक्यूल्स में भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो होगी, किस तरह से होगी, कैसे इलेक्ट्रॉन, कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो देखना है। अब वो मॉलिक्यूल्स जो हम उनके बारे में बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं 2 तरीके के, एक होते हैं पोलर, एक होता है नॉन पोलर। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बेस पे बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बेस से। अगर हम बात करें पोलर मॉलिक्यूल की, तो पोलर मॉलिक्यूल को मैं बहुत आसान लैंग्वेज में समझाऊं तो मान के चलो, जैसे ए एक कोई कैंडिडेट है, एक बी कैंडिडेट है। ध्यान से समझना, एक कैंडिडेट ए है, मैं इसको समझाने के लिए बता रहा हूं। एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी है। अगर इन दोनों ने कुछ चीजें शेयर की आपस में, जैसे कि मान लो एक, अगर खाने का आइटम बात करें, कुछ अगर हम एग्जांपल लें किसी की, एक समोसे की एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो 4 समोसे लिए इन्होंने, 4 क्वांटिटी में लिए, 4 में से क्या किया, 3 तो इसने ले लिए, एक इसके पास बचा। यानी कि ये कैसे हो गए, सॉरी ये उल्टा लिख गया मेरे पास, अनइक्वली और यहाँ इक्वली, ठीक है। यानी कि अनइक्वली शेयरिंग ऑफ, यहाँ पे हमने क्या बोला, 4 समोसे हो सकते हैं, 4 गुलाब जामुन हो सकते हैं, 4 कुछ भी हो सकते हैं, एनीथिंग। यानी कि यहाँ पे बात की 4 में से 3 तो इसने ले लिए, एक इसने ले लिया, यानी कि ये तो भैया हो गया राजा और ये हो गया थोड़ा गरीब टाइप का। यानी कि अगर हम बात करें बी के पास जो आया वो चार्ज ज्यादा आ गया, यानी कि जिसके पास ज्यादा आता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि पार्शियली नेगेटिव आ गया, और ए तुम्हारा आ गया पार्शियली पॉजिटिव। समझ गए? अनइक्वली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, HCl की बात करें, ये तो हमने एक एग्जांपल लिया था समोसे का, या किसी भी का ले लो, पिज्जा का भी ले सकते हैं। पिज्जा में 1/4 3/2 थर्ड या फिर जो भी पार्ट है 75% पार्ट ये ले ले और ए के पास कम रह जाए, तो आप समझिए अनइक्वली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनइक्वली शेयरिंग ऑफ समोसा या फिर जो भी पिज्जा वगैरह जो भी है, अनइक्वल शेयर होगा तो वो मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होगा। अनइक्वली शेयरिंग ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि पोलर मॉलिक्यूल। इक्वली शेयरिंग ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? इक्वली शेयरिंग ऑफ, सॉरी मैं गलत बोल गया, इक्वली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इक्वली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, हाइड्रोजन भैया, हाइड्रोजन भाई दोनों मिलके इलेक्ट्रॉन को बीच में रखते हैं और दोनों क्या करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं। अगर मान के चलो समोसे की बात की जाए तो यहाँ पे अगर मान लो ए है एक बी है, 2 समोसे ये ले लेता है, 2 समोसे ये ले लेता है, ना तो इस पे ज्यादा पहुंचते हैं ना इस पे ज्यादा पहुंचते हैं, तो दोनों में क्या होगा, इक्वली शेयरिंग हो गया। तो ना
इसके पास ज्यादा पहुंचा ना इसके पास, यानी कि दोनों ने बीच में इलेक्ट्रॉन अपने रख लिए, हाइड्रोजन ने अपना बीच में रख लिया, इस हाइड्रोजन ने भी अपना रख लिया, दोनों ने मॉलिक्यूल बना लिया। भैया तुम्हारा तुम भी खुश हम भी खुश। यहाँ पे बात करें अनइक्वली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी अपनी तरफ खींच लेता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी अपनी तरफ खींच लेता है क्लोरीन। इसलिए जो क्लोरीन है वो पार्शियली नेगेटिव आ जाता है, सॉरी पार्शियली नेगेटिव, और इस पे पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये कैसा हो गया, पोलर मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर कौन से हो गए, जिनके पास इक्वली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उनको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब एक चीज और समझिए, अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यहाँ पे इसमें पावर ज्यादा है क्लोरीन में, इसके पास शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की ताकत खींचने की ज्यादा है। अब आप खुद समझिए, जब इसके पास ताकत ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और इस पे परमानेंट डायपोल इंड्यूस हो जाएगा, परमानेंट डायपोल बनेगा, इस पे परमानेंट डायपोल होगा। और इस पे डायपोल, अगर हम बात करें परमानेंट डायपोल होगा, दूसरी चीज अगर इसके डायपोल मोमेंट की बात करें, इसके डायपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन अगर इसकी बात करें, इन दोनों में डायपोल मोमेंट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनके पास इस पे जितनी पावर उतनी इस पे डायपोल मोमेंट इनका होगा ही नहीं। यानी कि इस पे डायपोल मोमेंट जनरेट होगा, इस पे डायपोल मोमेंट जनरेट नहीं होगा। नॉन पोलर मतलब कि नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पोलर में अनइक्वली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप समझना ध्यान से, मैं जनरल बता रहा हूं, इन्हीं की बात हम करेंगे यहाँ पे आके, ध्यान से समझिए। वॉन डेर वाल फोर्स को डिफाइन किया गया है, आप शब्द देखिए, डिस्पर्जन फोर्स, लंदन फोर्स, डायपोल फोर्स, ये डायपोल शब्द यहीं से उठ के आएगा, आप बेफिक्र रहिए। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एक एक टॉपिक का, इन तीनों चारों का, इन सबको मैं अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले समझने के लिए पोलर और नॉन पोलर का दिमाग में आना जरूरी है, अगर ये नहीं आता तो ये नहीं आया। इसलिए आज के लिए हमारा ये पार्ट 1 खत्म हो गया है। सेकंड पार्ट के लिए क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो हमारा कल आएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वॉन डेर वाल फोर्सेस, चारों वॉन डेर वाल फोर्स के बारे में बताया जाएगा, इनको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बताया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद हम चलेंगे तुम्हारा ये गैसियस लॉ की तरफ, गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वॉन डेर वाल फोर्स के बारे में, एक एक इनको डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए इस नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। आपको एक एक कंटेंट पॉजिटिव मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, सारा निचोड़ आपको बोर्ड पे दे दिया जाएगा। धन्यवाद।